हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज हम लोग करने वाले हैं ऑडिट के रिवीजन में हमारा अगला चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है भाई, बहुत बढ़िया वाला चैप्टर जिसको आप लोग बोल सकते हो। और बढ़िया वाला इसलिए क्योंकि चैप्टर वाइड जरूर है, लेकिन इसके पॉइंट्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत इजीली अपने को याद होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक बढ़िया सा रिवीजन। अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट में अपने को बोला गया है कि यार जो भी ऑडिट जब आप करेंगे तो मेजर पॉइंट जो माइंड में रखना चाहिए, आइदर आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर रहे हो, चाहे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कर रहे हो, चाहे सिनेमा, चाहे हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने को दे दिया, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द। जब भी कुछ बेसिक पॉइंट आपको लिखने को वहां पे अगर पड़ जाएगी या कुछ लिखना है, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया बच्चों, अगर कंपनी फॉर्म में है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल चेक कर लो, ट्रस्ट फॉर्म में है तो ट्रस्ट का डीड चेक कर लो, पार्टनरशिप फॉर्म में है तो पार्टनरशिप का डीड चेक कर लो, ऐसा, ठीक है। सेकंड नंबर, कौन सा रूल्स या रेगुलेशंस एप्लीकेबल है ट्रस्ट डीड, जैसा भी मैंने बोला। उसके अलावा एग्जामिन करो पावर ऑफ द मेंबर एंड मैनेजमेंट एंड अदर ऑफिसर्स, ठीक है। मिनट्स बुक जो भी उनके मैनेजिंग कमेटी की या जनरल मीटिंग की, वो अपने को देख लेनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पॉइंट आप लोग डाल सकते हो कि ये चेक किया। अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरीके से फॉलो हो रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बन रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह से फीस, रेंट या इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डोनेशन वगैरह क्या हो रहा है, और वेरियस एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट वो दिए बच्चे लोगों। जब भी किसी भी चीज का ऑडिट अगर आप करने को आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत जनरल कंसेप्ट हमारा ये है कि सबसे पहले तो कुछ जनरल पॉइंट डाल दो। उस जनरल पॉइंट में ये हुआ कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेक कर लिया, ठीक है। उसके अलावा हमने लॉ कौन सा एप्लीकेबल है वो देख लिया। उसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ को अपन बेसिकली अपन इन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में हमने कुछ जनरल चीजों के अंदर और चीजें इंक्लूड कर ली, जैसे मीटिंग्स जो भी हो रही हैं उनके मिनट्स हम लोगों ने चेक कर लिए। आप चाहें तो जनरल प्रोविजन के अंदर भी इसको इंक्लूड करके रख सकते हो कि यार मिनट्स वगैरह हम लोगों ने चेक कर लिए, ठीक है। देन उसके बाद में बच्चों इसी में अपन डाल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अपने को चेक कर लेना चाहिए। तो ये चार चीजें चलो अपन जनरल के अंदर ही डाल देते हैं, ज्यादा ठीक है। उसके बाद बच्चे लोगों को क्या करो कि भाई एसेट आपने उठा लिया, एसेट के जो दो तीन आइटम है उसको कैसे चेक करना है। फिर लाइबिलिटीज के कुछ आइटम हमने ले लिए, उसको कैसे चेक करना है ना। फिर हमने ले लिया एक्सपेंडिचर के चार पांच आइटम, सैलरी, रेंट वगैरह हो गया, उसको कैसे चेक करना है। और सेम वैसे ही बच्चे लोगों इनकम के चार पांच पॉइंट डाल दिए, उनको कैसे चेक करना है। इससे एक जनरल तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं कि कैसे हमको पूरा ऑडिट का प्रोसीजर बनाना है, ठीक है ना। तो मतलब एक जनरल बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब आइए अपन बहुत सिस्टमेटिकली बात को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना और फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक एंटिटी मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्यूटिंग एंड वेरीफाइंग देम। आप देखो लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी है। प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट containing explanatory comments on audit findings together with conclusion and recommendation for future action by the responsible officials, and in the case of examination of financial statement expressing the appropriate professional opinion regarding the fairness of the presentation। सर, इन्होंने तो पूरे के अंदर कहीं पे फुल स्टॉप ही नहीं लगाया है, मेनली कहीं पे कॉमा एक जगह लगाया सर, बाकी तो लगातार पढ़ लिया बच्चों। इतना इसको पढ़ करके याद करने की जाने की जरूरत नहीं। बेसिक कंसेप्ट हम समझ गए कि गवर्नमेंट ऑडिटिंग में भी वही काम होना है, ठीक है। जहां पे हमको जो भी पब्लिक एंटिटीज है उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे, इसमें थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग चीजें भी इंक्लूड है, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेशंस जो है उनको बट ऑब्वियस चेक करना है। उनकी फाइंडिंग्स होगी, उस बेस पे हमारे कंक्लूजन निकलेंगे, उस बेस पे हमारा रिकमेंडेशन जाने वाला है बच्चों। ये सिंपल अपने को ध्यान में रखना है। अब मेन कंसेप्ट यहां से शुरू होता है बच्चे लोगों। ये देखिए गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले पॉइंट में आया बच्चे लोगों, अकाउंटिंग करनी है हमको पब्लिक फंड्स की। इट सर्व्स अ मैकेनिज्म, समझिएगा गवर्नमेंट ऑडिट का पर्पस और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड, की जो भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनका अकाउंटिंग किस तरीके से होगा, एक पर्पस ये हो गया। सेकंड नंबर, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। It provide public accounting of the operational management program and policy aspect of public administration as well as accountability of the official administrating them। कि भाई जो भी
फंड्स क्रिएट हुए हैं, बराबर, उन फंड्स का यूज कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनका क्या इसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनेगा, ये भी इसके पर्पस में है। और करेक्टिव एक्शन में बोला है बच्चों, ऑडिट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा कलेक्शन ऑल्सो सर्व टू हाईलाइट द लैप्सेस ऑफ द लोअर हिरार्की, thus helping सुपरवाइजरी लेवल ऑफिसर टू टेक करेक्टिव मेजर, कि भाई जहां अगर जरूरत पड़े तो जो सुपीरियर लेवल के ऑफिसर्स होंगे दे हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शन, अगर कहीं पर भी कुछ भी उनको गड़बड़ लग रहा है। ये गवर्नमेंट ऑडिट के हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव में बच्चे लोगों चीजें इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। एक बढ़िया काम आता है कि भाई गवर्नमेंट ऑडिट करने का काम करेगा कौन, तो बट ऑब्वियस है वो सारा काम करेगा बच्चों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप लोग जानते हो। तो सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बहुत सिंपल पॉइंट समझिएगा, सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसके अलावा तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, और अगर हटाना भी है तो हटाने के लिए ग्राउंड क्या रहेगा बच्चे लोगों, प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। उसके अलावा he can be removed only when each house of the parliament decided to do so by a majority of not less than 2/3 of the member of the house present in voting, ठीक है। तो आपको यहां पे अगर हटाना है तो एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होना चाहिए, उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर बच्चे लोगों हमको ईच हाउसेस, दोनों हाउसेस में 2/3 जो भी वहां पे मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी कंसेंट लेके ही आप सीएजी को हटा सकते हो, नहीं तो नहीं हटा सकते हो बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां अलग से इनके लिए एक्ट बना हुआ है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971। ये इंश्योर करता है द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएजी बाय प्रोवाइडिंग अ फिक्स टेन्योर, बराबर से, कि भाई इनका इंडिपेंडेंस कैसा रहेगा, एक तो टेन्योर इनका फिक्स रहेगा, दूसरा इनका जो सैलरी है वो होगा इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने के लिए एक तो भाई इनका टेन्योर फिक्स किया हुआ है, बराबर, दूसरा इनका सैलरी जो है वो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है, ताकि कहीं पे कोई किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आए बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ अब बढ़िया चीज है, ये जो इनको अपॉइंट करने के जो पावर्स है वो कहां से आए, तो कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है बच्चे लोगों को, इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल्स आपको लिख के आने पड़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 149, CAG's duties and power regarding the accounts of the union, state and other bodies are defined by the laws made by the parliament। बहुत सिंपल कंसेप्ट बोला है बच्चे लोगों को। सबसे पहला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ड्यूटीज क्या होगा, इनके पावर्स क्या होंगे अकाउंट्स को लेकर के, बराबर, ऑफ द यूनियन या स्टेट या अदर बॉडी, वो डिफाइंड बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, ये दे रखा है 149 में। अब 150 क्या कहता है, the accounts of the union and state shall be kept in such form as president may on the advice of CAG prescribe। तो आर्टिकल 149 बच्चों बात करता है सीएजी के ड्यूटीज और पावर के बारे में। सीएजी का क्या ड्यूटी एंड पावर दिया है, वो आर्टिकल 149 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। सर यहां पे क्या पावर है कि जो भी पब्लिक एंटिटी के अकाउंट्स बनेंगे बच्चों, उन अकाउंट्स के लिए फॉर्म कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसमें एडवाइस किसकी होगी, सीएजी की होगी। आर्टिकल 151 क्या कहता है, द सीएजीज रिपोर्ट ऑन यूनियन स्टेट अकाउंट्स आर सबमिटेड, यानी जो भी ये अपनी सीएजी की रिपोर्ट होगी बच्चों, ये कहां फॉरवर्ड होगी, तो बट ऑब्वियस है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड होगी, स्टेट की है तो गवर्नर को फॉरवर्ड होगी, जो प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के अंदर बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो 3 तरह के आर्टिकल्स है, 3 तरह की बात कह रहे हैं। 149 ड्यूटीज एंड पावर की बात कर रहा है, 150 अकाउंट्स कैसे बनाने उस पर बात कर रहा है, और रिपोर्टिंग कैसे करनी है इनको बच्चे लोगों, बराबर, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट को चली गई, स्टेट गवर्नमेंट की हमारी जो है वो गवर्नर को चलेगी, और वहां से पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में चली जाएगी, ये अपने को बच्चों इसमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, बढ़िया सा पॉइंट है, ध्यान रखोगे। नाउ अगला पॉइंट आया बच्चों इसमें, सीएजी का ड्यूटीज क्या रहेगा, बहुत सिंपल पॉइंट आपको दे रखे हैं। जैसे पहला पॉइंट आया जनरल प्रोविजन रेटिंग टू ऑडिट, ठीक है, इसमें तो अपने को पता ही है बच्चे लोगों, ऑडिट रिपोर्ट, तो जनरल प्रोविजंस ऑडिट से रिलेटेड अगर बात करें तो इनका काम क्या है, ऑडिट करना और रिपोर्ट करना ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना हुआ है उससे जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनकी ऑडिट करके उस पर रिपोर्ट देना, ठीक है। सेकंड, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट रिलेटिंग टू कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। बच्चों को पहला हो गया जो स्टेट का और इनका कंसोलिडेटेड फंड है,
समझ रहे हैं? जैसे टैक्स वगैरह का हो गया, कंसोलिडेटेड फंड है, उसका कहां से एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से उसका ऑडिट करना, उस पर रिपोर्ट देना। उसके अलावा बच्चे लोगों जो कंटीजेंसी फंड्स बने हुए हैं, कंटीजेंसी मतलब जो इमरजेंसी फंड जैसे पीएम केयर वगैरह फंड या इस तरह के कंटीजेंसी फंड है, उसमें से कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका ऑडिट करना, उसके ट्रांजेक्शन। और तीसरा फिर से आया बच्चों ऑडिट एंड रिपोर्ट करना, जितने भी गवर्नमेंट के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, उनकी बैलेंस शीट है, सब्सिडरी अकाउंट्स है, उन सब की भी ऑडिट करना और रिपोर्ट करना। तीन तरह का काम ये करते हैं बच्चे लोगों। सबसे पहला ऑडिट से रिलेटेड कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट एंड रिपोर्ट, कंटीजेंसी फंड का कहां यूज हो रहा है ऑडिट एंड रिपोर्ट करना। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया या इस तरह के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, सेल भी करते हैं, तो उनका ऑडिट करना, उस पर रिपोर्ट करना बच्चों। ऑडिट से रिलेटेड तो इनके ये काम है। उसके अलावा बच्चों कंपाइल और सबमिट करना अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। आप लोग जानते हो जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स हैं उन सबको कंपाइल करना, सीएजी को सबमिट करना बराबर से। सर सीएजी का तो काम है गवर्नमेंट को सबमिट करना। उसके अलावा रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की ऑडिट करना, अभी अपन पढ़ने वाले हैं ऑडिट ग्रांट एंड लोन्स की। भाई ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन्स जो भी दे रहे हैं उसका ऑडिट करना, रिसिप्ट्स का ऑडिट करना, उसके अलावा स्टोर और इन्वेंट्री का ऑडिट करना बच्चों, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर है। और गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन का ऑडिट करना, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें अपन अभी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। अब पावर्स क्या है बच्चे लोगों, सीएजी के पावर्स देखना। भाई सीएजी के पावर्स पे बात करोगे तो नंबर 1 पावर इनके पास में क्या है, इंस्पेक्ट ऑफिसेज ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑफिसेज हैंडलिंग इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स। मतलब क्या हो गया, मतलब जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में बच्चे लोगों यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स पड़े हुए हैं उन ऑफिसेस को इंस्पेक्ट करने का इनके पास में पावर है, ठीक है। तो पहला पावर है भाई साहब इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये। दूसरा पावर बच्चे लोगों डिमांड कर सकते हैं कि हमको सबमिट करो अकाउंट्स, बुक्स, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ऑडिट से रिलेटेड हो, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में पड़ा उसको डिमांड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन कर सकते हैं ऑफिशियल इंचार्ज को, जो भी उस ऑफिस का इंचार्ज है उसको बाकायदा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल सकते हैं बच्चों। तो इंक्वायरी या क्वेश्चनिंग करने का राइट भी इनके पास में, सीएजी के पास में है। उसके अलावा डिस्पेंस विद डिटेल ऑडिट फॉर सर्टेन अकाउंट्स, कुछ कुछ अकाउंट्स की डिस्पेंस डिटेल ऑडिट करने की जगह पे समराइज ऑडिट या लिमिटेड चेक भी कर सकते हैं, जैसा अपन सैंपलिंग में करते हैं बच्चे लोगों। ये सब इनके पावर में इंक्लूडेड रहेगा, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है, बात समझ में आया आप लोगों को? फटाफट से बढ़िया रिवीजन बच्चों मेरे साथ में कर लो। आइए अब अगला टॉपिक हमारा आ गया भाई साहब, एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे करना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, समझते जाना, शानदार तरीके से आपको मैं करवा रहा हूं। पहले नंबर पे आया ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अब आप लोग सब जानते हो ऑडिटर को यहाँ पे, ऑडिटर यानी सीएजी जो भी अपॉइंटेड पर्सन है, टू सी दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है वो कंफर्म करे रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट एंड अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कई सारे एक्सपेंडिचर के लिए बच्चे लोगों ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं या टाइम टू टाइम पे ऑर्डर इशू होते हैं, तो ये देखेगा कि उन्हीं रूल्स या ऑर्डर के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर बच्चों ऑडिट ऑफ सैंक्शन, आप लोग जानते हो कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिनके लिए अलग से सैंक्शन करवाना पड़ता है कि भाई साहब ये रोड बनानी है, तो इस रोड का काम कब होगा, जब अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगी। तो आइदर जनरल सैंक्शन हो रहा है या स्पेशल सैंक्शन लेना पड़ेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी ने उस खर्चे के लिए सैंक्शन किया कि नहीं किया है, ये सैंक्शन में देखा जाएगा बच्चों। अच्छा, कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग से बच्चों प्रोविजन ऑफ फंड्स बना हुआ होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे, जैसे मेरे यहाँ पे एक रोड बन रही है तो ऑलरेडी वहां पे एक फंड बना हुआ है जो हमारे यहाँ का एमएलए फंड है, ठीक है। तो उसमें प्रोविजंस हैं, तो उसके हिसाब से, या कई बार क्या होता है बच्चों इमरजेंसी फंड्स होते हैं हमारे यहाँ पे कि यार अगर फ्लड आया तो उसके लिए फंड काम में आएगा या इमरजेंसी फंड यहाँ पे काम में आएगा, तो जो उसके अकॉर्डिंग है उसी के हिसाब से खर्च हुआ है, एप्रोप्रिएटनेस उसी के हिसाब से बच्चों एक्सपेंडिचर की वो यहां देखनी पड़ेगी। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये देखा जाता है बच्चे लोगों कहीं इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, अनअवॉइडेबल तो नहीं है जिसको अवॉइड किया जा सकता था बराबर से, तो ऐसा कोई फालतू एक्सपेंडिचर तो नहीं कर दिया है, ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर, मतलब इसमें अपन लॉजिक देखते हैं कि जो खर्चा किया गया, जो एक्सपेंडिचर किया, उसका लॉजिक था कि नहीं था। हम ये प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं, इसमें बोला पॉइंट आएगा बच्चों कि अगर वो अपने लिए खर्च कर रहा होता तो किस तरीके से खर्च करता, उतना सोच करके बच्चों एक्सपेंडिचर करना चाहिए।
उस डिपार्टमेंट या ऑफिसर को ये सब प्रोप्राइटरी ऑडिट में देखा जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम बेसिकली देखते हैं बच्चों इकोनॉमिकली काम हुआ कि नहीं हुआ, जहां पे बहुत वेरियस प्रोग्राम स्कीम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चल रहे हैं, तो इकोनॉमिकली एफिशिएंटली और जो रिजल्ट चाहिए थे उसके हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सब परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर देखा जाता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो एक्सपेंडिचर ऑडिट में बच्चों ये 5 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, रिसिप्ट के ऑडिट में क्या करें भाई? तो सबसे पहला बच्चों जितनी भी रेवेन्यू या जो भी डेप्ट ड्यू है वो करेक्टली बच्चों एसेस भी हुआ है, रिलीज भी हुआ है, हमारे अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ठीक है। सेकंड नंबर, adequate regulation and procedure have been framed by the department to secure effective check and assessment collection and proper allocation of cases। सबसे पहला नंबर कि भाई प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि करेक्ट तरीके से एसेस, रियलाइज एंड क्रेडिट हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल, उसके लिए रेगुलेशन। ठीक है। रेगुलेशन प्रोसीजर आर एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट, फॉलो हो रहे हैं। एडिक्वेट चेक आर इम्पोज टू इंश्योर दैट प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटी एंड डबल रिफंड वगैरह तो नहीं हो गया। बराबर। कई बार ऐसे होता है कि जहां पे भी मिस्टेक्स है उनका प्रॉम्प्ट डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं डबल रिफंड या इरेगुलरिटीज तो नहीं है। रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट इन सिस्टम एंड प्रोसीजर टू इंश्योर एडिक्वेट, सिक्योर, करेक्ट एंड रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ डिमांड कलेक्शन रिफंड। बच्चों को टैक्स के अंदर जो हमारा डिमांड पैसा मंगवा रहे हैं, कितना कलेक्ट हो रहा है, कितना रिफंड्स किए जा रहे हैं, उन सबका प्रॉपर अकाउंटिंग है कि नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर या सिस्टम है कि नहीं, उसको रिव्यू करना। उसके अलावा extent and quantum of audit required to be done under each category of audit are determined by the CG। ठीक है। कितना ऑडिट करना है, एक्सटेंड एंड क्वांटम ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड टू बी डन ईच कैटेगरी ऑफ ऑडिट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा बच्चों लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो गवर्नमेंट के इतने सारे स्टोर्स होते हैं, उनका भी ऑडिट करना पड़ेगा। तो असर्टेन वेदर रेगुलेशन गवर्निंग परचेज, रिसिप्ट, इशू, कस्टडी, सेल, इन्वेंट्री आर वेल डिवाइस, मतलब प्रॉपर रेगुलेशन जो बनाए, कितना गुड्स परचेज होता है, रिसिप्ट कितना हुआ, इशू कितना किया, किसकी कस्टडी में बेचा, कितना बचा हुआ स्टॉक कितना है, उन सबके लिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं। टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट, अगर कहीं भी डेफिशिएंसीज हमको दिख रही है, वेरीफाई करना कि परचेज जो है वो प्रॉपर सैंक्शन तरीके से हो रही है, एंश्योर करना कि जो प्राइस पे कर रहे हो वो रीजनेबल है, बाकायदा रीजनेबल जा रहा है, चेक करना अकाउंट ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंसेज रिगार्डिंग एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री with particular reference on the specified norms for level consumption of inventory holding। सो इतना बड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा नहीं, सिंपल चीज हो गया। फाइनली जाकर के चेक करना कि भी कितने गुड्स रिसिप्ट हो रहे हैं, कितना इश्यू हो रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना। तो बच्चों स्टोर्स के या इन्वेंट्री के अंदर ये सारी चीजें हमारी मिलनी चेक होंगी। ठीक है। कमर्शियल अकाउंट्स हमारे जो बने हुए हैं बच्चे लोगों, खास करके जैसे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है, आज भी गवर्नमेंट कई सारी जगह पे डिपार्टमेंटल फॉर्म में काम करती है, तो ऑडिट करना उसी तरीके से जैसे कमर्शियल अकाउंट्स की होती है। ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज या कॉर्पोरेशन है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसका ऑडिट डिपेंड करेगा नेचर एंड टाइप ऑफ स्टैट्यूट क्या बना हुआ है, उसके लिए कौन सा लॉ स्पेशली उनके लिए बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी कैपिटल का 51% सीजीएसजी के पास हो, तो इनके लिए तो अपन ने कंपनीज एक्ट के अंदर रूल पढ़ा है बच्चे लोगों की, सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा, बराबर से सेक्शन 139 में अपन पढ़ते हैं, वही ऑडिटर के प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी बात है बच्चे लोगों। ठीक है। अच्छा, अब सीएजी के पावर कंपनीज एक्ट में घुस दिए बच्चे लोगों। रोल ऑफ सीएजी इज प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 ऑफ 143 में। तो 143 में क्या पावर है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में? गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन और कंट्रोल बाय सीजीएसजी, तो उसमें सीएजी ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी करने वाला है। सीएजी ऑफ इंडिया शैल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। ये पॉइंट वैसे तो लॉ में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे भी देखो, जब भी उनके पास में ऑडिट रिपोर्ट आई, वहां से 60 दिन में वो ऑर्डर कर सकता है कि ऑडिट वापस करो, इसको हम सप्लीमेंट करेंगे, इसकी जगह पे दूसरी ऑडिट। ठीक है। देन उसके ऊपर जो भी कमेंट वगैरह करना है, जैसे अपना एडवर्स रिमार्क वगैरह होता है, अगर नेसेसरी समझे तो बच्चों ये तो सप्लीमेंट्री ऑडिट है। टेस्ट ऑडिट, टेस्ट ऑडिट का मतलब कुछ एक पार्ट चेक कर लो, सीएजी को अगर ठीक लगता है बाय एन ऑर्डर cause test audit to be conducted of the accounts of such company, CAG shall direct the manner in which the company's account shall be audited। कि कैसे होंगे, मैनर बता सकता है। अब सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट में यही फर्क है बच्चों। सप्लीमेंट्री मतलब उसकी जगह पे आपने दूसरी की, टेस्ट का मतलब कुछ उसका एक पार्ट चेक कर लिया, तो इनका ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑडिट में दिया जा सकता है बच्चे लोगों। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा गवर्नमेंट ऑडिट का यहां आकर के हो जाएगा कंप्लीट। इतने सारे पॉइंट्स अपने को गवर्नमेंट ऑडिट में ध्यान में रखना है, बराबर से ध्यान में रखेंगे आप लोग।
अब सेकंड पार्ट हमारे पास में आ गया बच्चे लोगों, लोकल बॉडीज का ऑडिट हम कैसे करेंगे भाई। तो आइए लोकल बॉडीज का ऑडिट भी यहाँ पे चेक करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी एंटिटीज अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, तो आइए यहां हम अब चेक कर लेते हैं कि लोकल बॉडीज का ऑडिट जो है वो कैसे किया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो लोकल बॉडीज का ऑडिट चेक करेंगे बच्चे लोगों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर फटाफट से। तो देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, कंसेप्ट वाइज पूरा पॉइंट समझना। हाँ जी, तो लोकल बॉडीज मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गए, तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द म्युनिसिपलिटीज एंड कॉर्पोरेशन कैन बी क्लासिफाइज एज, भी कहां कहां वो लोग पैसा खर्च करते हैं बच्चों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, सैनिटेशन वगैरह जो हमारा होता है, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी के लिए पैसा खर्च होता है, एजुकेशन पे खर्च होता है, पब्लिक वर्क्स जो भी हमारे होते हैं, छोटा मोटा रोड वोड बनवाना, ये करना, सीवरेज सिस्टम वगैरह सारा, और कोई भी एनी सच अदर एज इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो वो लोग करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो इनके हो गए एक्सपेंडिचर्स। अब रेवेन्यू कहां से आती है बच्चे लोगों, इनके पास में एक तो जनरल पर्पस ग्रांट है, प्राइमरीली इंटेंडेड सब्सटेंशियली ब्रिज द गैप बिटवीन द नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडी। ये जो ग्रांट इनको मिलती है बेसिकली तीन तरह की मिलती है। एक तो गवर्नमेंट इनको वो ग्रांट दे रही है कि भाई इनका कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर बीच का गैप वो भर देंगे। स्पेसिफिक पर्पस, कुछ सर्टेन टास्क हमको करना है पर्टिकुलर, उसके लिए जो ग्रांट मिलती है स्पेशली। एक होता है स्टैट्यूटरी या कंपनसेटरी, देयर आर गिवन टू लोकल बॉडी अंडर वेरियस एनेक्टमेंट as compensation on account of loss of revenue on taking over tax by state government from local government। जैसे कोई लोकल रोड बनी हुई है उसके ऊपर टैक्स का जो टोल वगैरह है वो गवर्नमेंट ने ले लिया, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए इनको एक कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ग्रांट। तो तीन तरह की ग्रांट हमारी हो गई यहाँ पे, जनरल पर्पस जितना एक्सपेंडिचर और जितना इनकम है उसके बीच का गैप भरने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस कोई पर्टिकुलर चीज हम बना रहे हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए हमको मिल रहा है, कॉम्पनसेटरी हमारी कोई इनकम गवर्नमेंट ने अगर ले ली है तो बट ऑब्वियस उसके लिए हमको कॉम्पनसेटरी ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चे लोगों एस्पेक्ट क्या रहेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, तीन पॉइंट है, बजट, एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग सिस्टम, समझना। To ensure that funds are raised and money are spent by the executive department accordance with the rules and regulation and within the limit of sanction and authorization by council। तो देखो बजटरी प्रोसीजर क्या कहता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी फंड आर रेज एंड मनी आर स्पेंड बाय द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग्स विद द, अब जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, जो भी फंड रेज हो रहे हैं बच्चे लोगों, या जो भी पैसा खर्च हुआ है वो एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है, जितनी लिमिट सैंक्शन है उसके हिसाब से हुआ है, और बाकायदा ऑथोराइज तरीके से हुआ है, ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इज, क्या बोला है बच्चों, कंडीशन बाय द फैक्ट दैट देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। दो चीजों में प्रॉपर हमको डिवीजन चाहिएगा, लेजिस्लेचर बच्चों और एग्जीक्यूटिव, जैसे अपने आप दो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कई बार, तो किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंदर भी एक तो लेजिस्लेटिव नेचर हो गया पूरा का पूरा जो रूल्स बनाने का काम करता है, और एक एग्जीक्यूटिव हो गया जो एग्जीक्यूट करने का काम करता है, तो उनमें प्रॉपर डिवीजन यहां पे होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। तीसरा, म्युनिसिपल अकाउंटिंग एंड बजट फॉर्मेट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज नीदर सिंपल नॉर कॉम्प्रेहेंसिव। सम टाइम ये इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कई बार सफिशिएंट भी देते हैं। बोथ दिस सिचुएशन आर नॉट कंडक्टिव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये इन्होंने दिया है कि भाई कई बार इसका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्रिटिसाइज होता है, बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब इनका ऑडिट प्रोग्राम क्या रहेगा भाई, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज जनरली इंचार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल अकाउंट्स। बच्चों सुनना, लोकल फंड ऑडिट विंग जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो जनरली इसमें ऑडिट का इंचार्ज रहेगा। सम टाइम बिगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली मुंबई के हैं, वो अपना ऑडिटर खुद अपॉइंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली छोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जो लोकल फंड ऑडिट विंग बनी हुई होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उनका ये जो पर्सन होगा, ठीक है, वो जनरली इंचार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़ी जहां दिल्ली मुंबई जैसी बीएमसी वगैरह हो गया तो वहां पे वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिटर शुड रिपोर्ट ऑन द, ऑडिटर रिपोर्ट क्या करेगा, सबसे पहला हमेशा की तरह बच्चों वही कि भाई फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, नंबर 1 हमारे पास ये चीज हो गई। सेकंड नंबर, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है फाइनेंशियल कंट्रोल की।
लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हो रही है, उसके अलावा वैल्यू इज बीइंग फुली रिसीव्ड ऑन द मनी स्पेंड, जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसका वैल्यू बराबर मिल रहा है, और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज अगर कोई है तो उसका पता लगाना, ये मेनली इनके वर्किंग में बच्चे लोगों को इंक्लूड रहेगा ऑडिटर के कंसर्न में। अच्छा, रूल्स रेगुलेशंस क्या बोलते हैं? द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंफर्म टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वही जैसा अपन ने पढ़ा था रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। उसके अलावा जो भी सैंक्शन अगर कोई अमाउंट हो रहा है तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी कर रही है। प्रोविजन अगर आप बना रहे हैं, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फंड एंड द एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, जो भी प्रोविजन वगैरह बन रहा है वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी बना रही है बच्चों। तो सबसे पहला तो जो सैंक्शन हो रहा है भाई वो कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर किसी खर्चे के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी कर रही है। ये सब बातें इसमें बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा हमारा कंसेप्ट था। तो लोकल बॉडीज की ऑडिट का इस तरीके से हमारा काम खत्म होगा। ऐसे लोकल बॉडीज की ऑडिट होती है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ में आया? नाउ बच्चे लोगों को एनजीओ का ऑडिट कैसे होता है, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, एनजीओ वाले, ओल्ड एज होम हो गए, रिसर्च फाउंडेशन वगैरह हो गया, तो उनके ऑडिट के लिए क्या खास चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, देखना। सबसे पहले तो भाई साहब पैसा आएगा किधर से? तो प्रमोटर लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, वॉलंटरी लोग अपनी मर्जी से करेंगे बच्चों। रिवॉल्विंग फंड होता है, ऐसा एक फंड जो रिवॉल्व होता रहेगा, मतलब हमारे पास आया, हमने आगे दिया, घूमता घूमता बच्चों अलग अलग जगह से ट्रांसफर होकर आता जा रहा है। ठीक है, डोनेशन एंड ग्रांट रिसीव फॉर एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स एसेट, हमको जो डोनेशन ग्रांट इसको मिला एनजीओ को, और कंट्रीब्यूशन इन लाइक लैंड और बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, तो कहीं पर भी जैसे कोई इनकी लैंड या बिल्डिंग है उसमें किसी ने पर्टिकुलर उस चीज में कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो ये वाली जो चीज है बच्चों, इनकम का सोर्स कंट्रीब्यूशन इन लाइक लैंड और बिल्डिंग वगैरह है, या किराए पे इन्होंने दे रखा है तो रेंट वेंट का इनकम भी आता होगा। तो नॉर्मली सोर्सेज इनके पास में ये होते हैं। अच्छा, अब एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फंड, खर्च किधर पे करना है भाई? तो बच्चों इनकी खुद की एस्टैब्लिशमेंट की कॉस्ट होगी, आप लोग जानते हो। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा होगा, प्रोजेक्ट बनाने तो उसका खर्चा, चैरिटी और डोनेशन करते हैं लगभग एक ही मान के चलो। उसके अलावा जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा ना कॉन्ट्रीब्यूशन इन लाइक लैंड और बिल्डिंग, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पे लगा है पैसा, तो वो सारे इनके एप्लीकेशन हैं, कहां कहां पे ये एनजीओ अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, अब अपने को ऑडिट करना है तो भाई क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? देखो, इन्होंने बोला व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिटर क्या ध्यान रखेगा? सबसे पहले एनजीओ का वर्क का नॉलेज रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर के ऊपर उनके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं। फिर जैसा अपन ने शुरू में पढ़ा था उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, मेमोरेंडम आर्टिकल है, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, फिर बच्चों इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की है वो अपने को चेक कर लेना चाहिए, कौन टॉप पे, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, ऐसा। फिर मिनट्स देख लेने चाहिए बोर्ड मीटिंग वगैरह के, ये सब पॉइंट अपन ने जो फर्स्ट पे पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना चाहिए बच्चे लोगों। उसके अलावा इनके मैच्योरिटी लेवल क्या है ऑडिट प्रोसीजर में, वो अपने को सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा, एक्सपर्ट का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखना। कॉमन पॉइंट बच्चे लोगों जो अपन लिखते आए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट तो अपन ने चैप्टर के शुरू में पढ़ लिए थे, फिर एनजीओ के वर्क का नॉलेज ले लिया, जो भी एक्ट एप्लीकेबल है वो देख लिए, इनका मेमोरेंडम आर्टिकल डीड वगैरह जो कुछ था वो देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। फिर बोर्ड या मैनेजिंग कमिटी या मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स हमने चेक कर लिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने चेक कर लिया कि प्रॉपर है कि नहीं है। उसके अलावा अब हमको क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई है तो पढ़ लो। हमारा ऑडिट का नेचर, टाइमिंग क्या रहेगा रिपोर्ट का, एक्सपर्ट की जरूरत कितनी पड़ेगी, तो ये सब बच्चों कॉमन पॉइंट अपने को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अब आता है स्पेशल फीचर फॉर ऑडिट ऑफ डिफरेंट। अब इसमें बच्चों एक चीज देखना है यहाँ पे, इस चीज को आप लोग देखना। इन्होंने बोला ऑडिट प्रोग्राम शुड इंक्लूड ऑल एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसा अपन पढ़ते हैं ना, सब चीजों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे जो भी हमारी एसेट वैसेट है, सब चीजों का ऑडिट अपने को करना है, जो कॉमन अपन लोग जानते हैं बच्चे लोगों। तो जैसे एक पॉइंट आया इनका, इनके पास कहां कहां से इनकम और एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, उनके नाम लिखे बच्चों। कॉर्पस फंड, ये कॉर्पस या ईयरमार्क फंड जो आप कह सकते हो, जैसे ईयरमार्क फंड तो जैसे किसी का कोई अपने पास में आप कह सकते हो वसीयत वगैरह का पैसा आ गया, इस तरह का। कॉर्पस फंड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारे पास में पैसा है, उसी पर खर्च करना है। रिजर्व्स हमारे होंगे, प्रोजेक्ट या एजेंसी बैलेंसेस हो गए। ठीक है, लोन्स हमने लिए, फिक्स एसेट हमारे पास में है, इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कर रखे हैं, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बट ऑब्वियस इनके पास इन्वेंट्री हो सकती है। प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के जो खर्चे होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ये इन्होंने नॉर्मली आपको कुछ पॉइंट्स दिए बच्चों कि जब ऑडिट करोगे तो क्या क्या फंड्स हैं, क्या एसेट है। शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि इन सब के ऑडिट के प्रोसीजर काम में लेने चाहिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं कि भाई जैसे मान लो आ गया बच्चों क्या लोन हमने रिसीव किया है, कैसे चेक करना है, तो भाई लोन का एग्रीमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है, हमारा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लिख सकते हो, कितने पॉइंट बन जाएंगे। अच्छा, फिक्स एसेट चेक करनी है बच्चे लोगों, तो टाइटल डीड चेक कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन चेक कर लो, बराबर से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक कर लो, आराम से हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर होगा बच्चों, वो चेक कर लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फिजिकल फॉर्म में बॉन्ड्स वगैरह अगर पड़े हैं, ऑनलाइन पड़ा है तो वो चेक कर लो, कितनी सारी चीजें हैं। तो जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो ना वो सबके साथ में लिख दो, बहुत आराम से काम हो जाएगा, हमारा टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट कैसे चेक होती है बच्चों लोगों, जैसे मैंने अभी कहा कि रिसिप्ट कौन कौन सी है, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स हमारे पास में आती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों रिसिप्ट फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम इसलिए किया ताकि फंड रेज होगा, उसके अलावा मेंबरशिप फीस आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इन सबसे इनके पास में इनकम आता है और वो इनकम को अपने को चेक कर लेना है, सिंपल है। तो ऐसे इनका ऑडिट किया जाएगा बच्चे लोगों, अपने को छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये एक पॉइंट आया और छोटा सा कि अगर कोई सोल ट्रेडर है बच्चों तो कैसे ऑडिट करनी है, क्या करना है, अभी सोल ट्रेडर का भी समझो। तो नॉर्मल एक दुकानदार है, किस तरीके से ऑडिट होगी, सोल प्रोप्राइटर आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर अकाउंट्स, लेकिन रेगुलेटरी पर्पज से चाहे तो ऑडिट करवा सकता है, खास करके बैंक से लोन वोन लेना हो तो ऑडिट करवा सकता है, ठीक है। खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और एनी इनकमिंग ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर इन केस ऑफ चेंज है तो कम्युनिकेशन करेंगे, बट ऑब्वियस है जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर है तो खुद ही अपॉइंट कर देगा, ठीक है। मैटर्स क्या ध्यान में रखने हैं, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ फर्म, बच्चे लोगों को फर्म की ऑडिट करनी है तो क्या करना है, अरे भाई साहब ऑडिट ऑफ फर्म ऊपर देख रहे हो, ऑडिट ऑफ फर्म, सर सोल सोल वाले में तो कुछ पॉइंट ही नहीं है ना भाई, सीधा सीधा था, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई, बैंक से लोन वोन लेना है तो कर लो, खुद ही ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, बराबर कम्युनिकेट करेगा, रिपोर्ट इसके पास आ जाएगी, टेंशन नहीं है। फर्म के ऑडिट करने में बच्चे लोगों को कॉमन से पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे पहला फर्म का नाम क्या, फर्म का बिजनेस क्या है, ये चीज देखो। सेकंड नंबर ड्यूरेशन क्या है या विल के ऊपर है, कैपिटल का अमाउंट कितना, कॉमन बच्चों पार्टनरशिप डीड में जो अपन देखते हैं। उसके अलावा बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर लो, फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से होंगी, उसके लिए क्या प्रोविजंस बने हुए हैं, फिर बोरोइंग कैपेसिटी पार्टनरशिप फर्म की कितनी है, अगर कोई कैपिटल पे या ड्रॉइंग्स वगैरह पे इंटरेस्ट है तो उसकी रेट वेट क्या है, ठीक है। सैलरी वैलरी दे रहे हो तो पार्टनरशिप डीड चेक कर लो कितनी दे रहे हो, पार्टनर्स लोगों का ड्यूटी क्या होगा, कौन एक्टिव पार्टनर, कौन स्लीपिंग पार्टनर, कौन पार्ट लेगा, वो सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए। बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है, सरप्लस फंड को कहां इन्वेस्ट करते हो, ये सब चीजें बच्चों अपने को देखनी चाहिए। तो मैटर कंसीडर्ड फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब उसमें हम सबसे पहले नंबर पे आया लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, जो हमको अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हमको अपना एरियाज पता लग जाए। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बच्चे लोगों को डीड वगैरह हमने चेक कर ली, पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, म्यूचुअल एजेंसी, प्रोविजन क्या है टैक्सेस की, और प्रॉफिट कैसे डिवीजन होता है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने चाहिए। बहुत कॉमन से पॉइंट आपको दे रखे हैं, खास बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया भाई, एलएलपी का ऑडिट करोगे तो कैसे करोगे, एलएलपी का ऑडिट बच्चे लोगों को बहुत सिंपल बात दी है इन्होंने। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ एलएलपी ऑडिट में, अरे तुमने अगर लॉ में एलएलपी पढ़ा है तो भाई साहब टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले आया बच्चों को स्मॉल एलएलपी, तो स्मॉल एलएलपी के लिए इन्होंने क्या बोला, वो तुमने पढ़ा है ना, 25 करोड़ रुपया बच्चों, 25 लाख कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर हमारा 40 लाख से कम होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो हम चेक करेंगे। एडवांटेजेस क्या है इसकी ऑडिट करवाने के, एरर पता लगते हैं, डिस्प्यूट्स में काम आता है, रिलायबिलिटी पता लगती है बच्चों, और कंप्लायंस और मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। फर्जी पॉइंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं कल को तो काम आएगा, सबका सब हमारा ऑडिट किया हुआ, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, बाकायदा कैसे अपॉइंटमेंट होता है बच्चों एलएलपी में, एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर चालू होने के बाद लेकिन खत्म होने से पहले पहले ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके पहले के 30 दिनों में ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए बराबर से। और कैजुअल वैकेंसी अगर फिल करना है बच्चों, टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, ठीक है, तो द टू फिल द कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, द पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर इफ द डीपी हैव फेल्ड टू अपॉइंट देम। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होगी
ठीक है, रिमूवल कर दिया, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसको डीपी फिल करेगा। और डीपी फिल नहीं कर पाए तो फिर पार्टनर से अपॉइंट करेंगे बच्चे लोगों की। अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, कॉमन सा हमारा पॉइंट है। ठीक है, नाउ रिटर्न्स टू बी मेंटेन एंड फाइल बाय द एलएलपी। हर एलएलपी को आप जानते हो एनुअल रिटर्न फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज में। फिर याद आया आपको, लॉ में पढ़ा हुआ है अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी अपने को फिल करना है। कब फिल करना है बच्चों? साल खत्म होने के बाद 6 महीने के 30 दिन के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने कहा था फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो 30 सितंबर तक 6 महीने, यहां से 30 दिन में अपने को एक सॉल्वेंसी अकाउंट एंड सॉल्वेंसी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्वेंसी रेट्स के बारे में अपन बताने वाले हैं, तो दोनों चीजें लॉ में पड़ी हुई है। अब ऑडिटर का क्या ड्यूटी है बच्चों? एंगेजमेंट लेटर प्रॉपर, आप जानते हो ऑडिटर से क्लाइंट को इश्यू होगा, मिनट्स बुक चेक करनी चाहिए, एलएलपी एग्रीमेंट चेक करना चाहिए, और देन फाइनली अपने को रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। तो एलएलपी के अंदर बच्चों ये सारी चीजें हम लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हैं, जो आप लोग ध्यान रखेंगे बराबर से। चलिए, अब ड्यूटी क्या बनेगी ऑडिटर की बच्चों? वो ड्यूटी में अभी अभी अपन ने पढ़ा वही चीज है, समझना। जैसे एंगेजमेंट लेटर है, तो इसमें अपन ने पढ़ लिया भाई, बहुत सीधा सीधा सा हमारा कंसेप्ट हो गया, ऑडिटर शुड गेट डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग एज टू वर्क परफॉर्म बाय द हिम। एंगेजमेंट लेटर जो अपन ऐसे 210 के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, मिनट्स बुक जो भी होगी उसमें अपने को पता लग जाएगा कौन सा रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है, क्या उसका डिटेल है बच्चों, वो सब अपने को आइडिया लग जाएगा। एलएलपी एग्रीमेंट से इनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में हमको पता लगेगा। ये देखो इतने सारे पॉइंट दिए हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, कैपिटल कितना है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, एलएलपी का ड्यूरेशन कितना है, ड्राइंग्स अलाउड है कि नहीं है, सैलरी कमीशन वगैरह कितना दे रहे हो बच्चों। ये एलएलपी की जगह अगर पार्टनरशिप डीड पे क्वेश्चन आए तो उसमें भी लिख देना, है ना। बोरोइंग पावर एलएलपी के कितने हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कितना है बच्चे लोगों, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर कोई भी लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स है बराबर से, तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा बच्चे लोगों, इतनी सारी चीजें अपने को पता लग जाएंगी। और रिपोर्टिंग में तो फाइनली ऑडिटर शुड मेंशन वेदर द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल है, वेदर ही वाज एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन है, तो बट ऑब्वियस है वेदर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है, भाई अपन मेंशन करेंगे ना सबसे पहला कि भाई सारी चीजें ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन तो हमारे ऊपर ऑब्टेन नहीं किया उन्होंने किसी तरह का, उस हिसाब से अपने को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। सिंपल, अपने को पता ही है बराबर से। क्या कहते हो बच्चे लोगों? तो ऐसे हम एलएलपी का ऑडिट करने वाले, इस तरीके से रिपोर्टिंग होने वाली है बच्चों। तो आप लोगों ने जो एलएलपी एक्ट पढ़ा हुआ है ना, बस उसके प्रोविजन समझ लो, यहां पे हमने बहुत प्रॉपर तरीके से लगा दी, और अपने को कुछ इसमें नहीं करना है, एकदम सिंपल से हमारा कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बराबर बच्चे लोगों को बात समझ में आया आप लोगों को? एकदम आसान आसान सा कंसेप्ट है जो बहुत आराम से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं बच्चे लोगों। चलिए जी, अब अगला पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं बच्चे लोगों, अगर हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करेंगे भाई कोई भी, तो कैसे करेंगे, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बताई थी। देखो सबसे पहले बच्चों, चैरिटेबल एनजीओ वगैरह का लगभग लगभग सेम ही होता है। जैसे जनरल कुछ पॉइंट आए, अब जनरल पॉइंट में एग्जाम में क्या लिखोगे बच्चे लोगों, हमेशा की तरह पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, मैंने आपको कहा भी था ये, ठीक है। वेदर कर लिया कि भाई वेदर इट बीइंग मैनेज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बच्चों चेक कर लिया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर वेरीफाई करना कि जो भी इनकम हो रही है वो प्रॉपर तरीके से बैंक में डिपॉजिट होती है कि नहीं होती है, और बच्चों अपने को एग्जामिन कर लेना चाहिए ट्रस्ट डीड, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आ जाएगा। ये पॉइंट अपने सेम ही बन जाएंगे, तो जनरल पॉइंट में तो ये लिखोगे। अब बच्चे लोगों पैसा आता कहां से है भाई, तो ये सारे बच्चों देखो, ये सारे इनकम के पॉइंट है। फिर यहां जाकर के एक्सपेंडिचर लिखा है इन्होंने, तो इनकम के पॉइंट में बच्चों मन से लिखने के पॉइंट है तुम्हारे। जैसे मान लो सबसे पहले आया सब्सक्रिप्शन डोनेशन, तो ऑडिटर असर्टेन करेगा इफ एनी चेंजेस मेड इन अमाउंट ऑफ एनुअल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, असर्टेन करना वेदर ऑफिशियल रिसिप्ट आर इशू इन द प्रेस्क्राइब मैनर। अब समझो, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों। जैसे सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन को हाउ टू चेक, कैसे चेक करोगे भाई कि सब्सक्रिप्शन या डोनेशन कितना आया, तो मेंबरशिप फीस अगर है तो मेंबरशिप फीस के लिए रजिस्टर होगा बच्चे लोगों, बाकायदा अगर सब्सक्रिप्शन आया है तो उसके लिए रिसिप्ट इशू किया होगा, ठीक है। और हमारा बैंक स्टेटमेंट होगा बच्चों, उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कितना आया, कितना डोनेशन हुआ और क्या कुछ हुआ।
अच्छा, अब लेगेसीज बच्चे लोगों को कई लोग वसीयत विल वगैरह करके जाते हैं, जैसे मैंने कहा था। तो वेरीफाई करना जो वसीयत वसीयत लिखी है तो उनके साथ जो हमारा कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है उसके हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं है। लेटर वेटर लिखा होगा ना तो वो चेक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रही है बच्चे लोगों तो ग्रांट के लिए यहां से जो लेटर हमने इशू किया होगा और वहां से जो परमिशन का लेटर आया होगा वो चेक कर लेना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह आया होगा। कॉमन सी बात है, बोलो क्या कहते हो। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर देखना है तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ही चेक कर लो कितने हैं, ठीक है। देन उसके अलावा डिविडेंड इंटरेस्ट आया होगा तो उसका रिसिप्ट होगा, काउंटर फॉइल हमारे पास में होगी। और चेक कर लेना एक बार, रिकैलकुलेशन अपन करते थे ना इंटरेस्ट वगैरह की, जो अपन ने एक्स्ट्रा प्रोसीजर में पढ़ा था, तो वो रिकैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। फिर बच्चों रेंट की भी इनकम होती है इनकी कई बार। तो रेंट की, चूंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो वो जगह रेंट पे देके रखते हैं, तो टेनेंसी एग्रीमेंट अपने को चेक कर लेना चाहिए। एक तो जो अपना रेंट एग्रीमेंट है बच्चे लोगों, तो रेंट एग्रीमेंट चेक करो, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। उसके अलावा पैसा आया होगा तो कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो। उसके अलावा बच्चे लोगों रिसिप्ट इशू की होगी तो उसका काउंटर फॉइल हमारे पास होगा ना, तो रिसिप्ट की जो कॉपी आपके पास पड़ी है वो चेक कर लो। मन से लिखने के पॉइंट है बच्चे लोगों, एक एक बार देखते जाओ, शानदार काम हो जाएगा आपका। अब स्पेशल फंक्शन में क्या आएगा, अगर कोई स्पेशल फंक्शन कॉन्सर्ट करवा रहे हो, कोई ड्रामा करवा रहे हो, कोई चैरिटी पर्पस के लिए करा रहे हो, तो उसके लिए जो ग्रॉस रिसिप्ट आपने रिसिप्ट इशू की होगी वो देख लो। अच्छा, इनकम टैक्स रिफंड वगैरह के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोरस्पॉन्डेंस हमारा जो हुआ होगा वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कैसे करना है बच्चे लोगों, कैश और बैंक पेमेंट चेक करो। अगर कोई ग्रांट वगैरह दिया है तो उसका बिल वगैरह पड़ा होगा, अगर एक्सपेंडिचर का है तो वो सारी चीजें हमने को देखना चाहिए। स्पेशल पर्पस के लिए यूज आ रहा है तो वो पर्पस के बारे में पता लगाओ। एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे चेक होंगे बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। देखो कितना आसान हमारा कंसेप्ट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला आ गया भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करोगे। सारे मन से लिखने के पॉइंट बचे लोगों। पहला काम मैंने आपको कहा था, सबसे पहले तो एग्जामिन करो ट्रस्ट डीडी या रेगुलेशन। जनरल पॉइंट में हमेशा ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो बच्चों। सब में एक ही पॉइंट दिमाग में रखो, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑडिटर हैव टू चेक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर। उसमें कंपनी फॉर्म में है तो मेमोरेंडम आर्टिकल आ गया, ट्रस्ट फॉर्म में है तो ट्रस्ट डीड आ गया। अब स्टूडेंट की फीस के लिए बच्चे लोगों, स्टूडेंट का रजिस्टर चेक करना चाहिए। स्टूडेंट का जो रजिस्टर है वो चेक करो। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चेक करो। उसके अलावा जो रिसिप्ट आपने इशू किया होगा वो चेक करो बच्चों, उसका कॉपी आपके पास है, इससे आपको फीस पता लग जाएगी कितनी आई है, ठीक है। अच्छा, चेक एडमिशन फीस वगैरह अलग से, एडमिशन फीस एक टाइम पे लगती है ना, वो चेक कर लो। अच्छा, दूसरी रिसिप्ट जैसे ग्रांट या डोनेशन वगैरह आ रहे हैं, तो अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो मैंने आपको अभी कहा था रेंट डीड वगैरह देख लेनी चाहिए। स्कूल भी तो रेंट वेंट पे जगह दे देती है कई बार, है ना। सेकेंड नंबर बच्चों, एंडाउनमेंट या लेगेसी, वही वसीयत वगैरह आ रही है तो वाउच या उनके साथ में हमारा जो लेटर या कोरस्पॉन्डेंस हुआ होगा वो चेक कर लो, ठीक है। गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट आ रही है तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए जो भी आपने लेटर लिखा, अप्रूवल का लेटर आया, जो मैंने भी पहले भी पढ़ा, वो सब चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर के लिए हमेशा बच्चे लोगों को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल है तो कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल का है, कौन सा रेवेन्यू है, उसके बिल्स वगैरह हमको चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर स्टाफ सैलरी के अंदर बच्चों पीएफ में कितना पैसा जा रहा है, सैलरी के लिए सैलरी रजिस्टर आप लोग चेक कर लो, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो। बहुत मन से लिखने वाले पॉइंट है। आप एसेट कैसे चेक करोगे बच्चों, बहुत सारे पॉइंट आपके एसेट में आ सकते हैं, ठीक है। भाई एसेट कौन सी, जैसे मान लो इन्वेंट्री चेक करनी है, फर्नीचर चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन आपने कर लिया, मशीनरी के लिए टाइटल डीड आपने देख ली, फिजिकल वेरीफाई कर लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे मन से लिखने के पॉइंट है बच्चों। अच्छा, रिपोर्ट करना ओल्ड हैवी एरियर ऑन अकाउंट ऑफ फीस या डोमेट्री रेंट्स वगैरह पे है तो वो तो चलो अपन रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा इन्वेंट्री, फर्नीचर, स्टेशनरी वगैरह की ऑडिट करना, और कंप्लाइंस के लिए एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स को वेरीफाई करना कि प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए। तो कॉमन बात है बच्चों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप इस तरीके से करने वाले हैं। चलिए हॉस्पिटल के ऑडिट के ऊपर आते हैं बच्चे लोगों फटाफट से। हाँ जी, तो अगला कंसेप्ट हमारा जो है वो है होटल ऑफ ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल कैसे करेंगे। होटल का भी आएगा भाई, लेकिन पहले हॉस्पिटल का ऑडिट देख लेते हैं। तो अब हॉस्पिटल के लिए अपने पास क्या कॉमन रहेंगे बच्चे लोगों, बहुत सिंपल सा हो गया। सबसे पहले तो भैया पैसा आ किधर से रहा है, तो जैसे स्कूल में अपन रजिस्टर देखते थे वैसे यहाँ पे अपने पास में रजिस्टर रहेगा पेशेंट का, वो चेक करो। फिर जो बिल इशू हुआ वो चेक कर लिया, ठीक है। फिर कैश बुक चेक कर लिया बच्चों, कैश का कलेक्शन के लिए। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर देख सकते हैं अपन लोग, बराबर। रेंट वगैरह के लिए प्रॉपर्टी देख लो, रेंट एग्रीमेंट चेक कर लो। सेम यहाँ पे भी लिगेसी या डोनेशन के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा बच्चे लोगों, वो अपने को चेक कर लेना चाहिए, या किस पर्पस के लिए पैसा है वो चेक कर लो, ठीक है।
फिर ट्रेस ऑल कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम द कैश बुक अपन चेक कर लेंगे। अच्छा, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल में बड़ा अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर सैंक्शन ऑथोरिटी ने किया है कि नहीं किया, वो चेक कर लेना चाहिए। ग्रांट या टीडीएस वगैरह जो है उसके लिए अपने को साइट पे देख सकते हैं, बराबर वेरीफाई कर लेना ग्रांट कितनी मिली, रिफंड कितना हुआ, वो सब चेक कर लेना चाहिए। फिर बच्चे लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर और इनकम को बजटेड से हमको चेक कर लेना चाहिए। इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। डेप्रिसिएशन प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किस रेट से लग रहा है वो हमने चेक कर लिया। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वही बॉन्ड, शेयर, स्क्रिप्ट, टाइटल डीड्स वगैरह चेक कर लिए। इन्वेंट्री जैसा हम लोग ऐसे 501 के अंदर इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो अपने को चेक कर लेना चाहिए। नॉर्मल से जो अपन पॉइंट लगाते हैं तो सीधा सीधा सा बच्चे लोगों हॉस्पिटल का ऑडिट हो जाएगा। मतलब इन जनरल पॉइंट्स आप लोग दिमाग में रखोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब वैसे ही बच्चों क्लब का आया। अब क्लब और लगभग लगभग जो अपन एनजीओ वगैरह कर रहे थे उनका एक जैसे ही है। क्लब में भी सबसे पहले बच्चे लोगों जैसे एंट्रेंस फीस है तो वाउचिंग क्या करना, जो रिसिप्ट इशू कर रहे हो वो देख लेनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए भी जो रिसिप्ट इशू कर रहे हो वो अपने को चेक करना चाहिए। एरियर्स अगर सब्सक्रिप्शन का है तो करेक्टली प्रीवियस ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों चेक कर लेनी चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा इररिवोकेबल, अगर कोई इररिवोकेबल मेंबर ड्यूज हमारा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया वो अपने को देख लेना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई करना इंटरनल चेक की मेंबर से जो अंदर हम फूड स्टफ वगैरह का चार्ज ले रहे हैं उसका प्राइस वगैरह क्या है वो चेक कर लेना। हर मेंबर का पर्टिकुलर अकाउंट बना हुआ होता है जिसमें कितना पैसा क्रेडिट डेबिट हो रहा है, कितना सर्विस या क्या सप्लाई हो रहा है वो देख लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि क्लब है तो वो परचेज करेगा स्पोर्ट का आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी, तो उसके बिल को वाउच करना। ठीक है। अच्छा, मार्जिन कितना ले रहे हैं, कितना परचेज और कितना वहां पे जो सेल हो रहा है उसके बीच में मार्जिन चेक करो। इन्वेंट्री चेक यहाँ पे भी अपने को करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल अपन करते हैं। साल के एंड में इन्वेंट्री रजिस्टर भी पड़ा होगा, वहां आप फिजिकल वेरिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन करके चेक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करो। ठीक है। मैनेजमेंट पावर्स वगैरह कितने, एग्जामिन द फाइनेंशियल पावर ऑफ सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कितने, और क्लब अगर है बच्चों तो यहाँ पे भी क्लब का अपने को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने को ध्यान में रख लेना चाहिए। तो ऐसे हमारा ऑडिट हो जाएगा, बहुत सिंपल क्लब का। अब मूवी हॉल का ऑडिट करना है तो अभी भी हम पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो भाई कि आखिर जो टिकट्स है उनको मेंटेन कौन करके रखता है। ठीक है। कंफर्मेशन करो हर शो के एंड में कितने टिकट हमारे सोल्ड हुए, कितना कैश कलेक्शन हुआ, बराबर है कि नहीं है। फ्री में अगर पास दे रहे हो तो उसका क्या अकाउंटिंग सिस्टम किया हुआ है। टैक्स कलेक्ट करके जो डिपॉजिट करते हो वो चेक कर लो। ठीक है। फिर कैश बुक की एंट्री और टोटल सेल ऑफ टिकट कितना है वो, हालांकि ऊपर वाले पॉइंट से अपना कवर हो चुका है। अब एक पैसा और आता है, जैसे एडवर्टीजमेंट की जो स्लाइड्स चलती हैं तो उनके साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट की कॉपी चेक कर लो। अब खर्चों में बच्चों जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्च है तो बिल्स चेक हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का बिल चेक हो सकता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिव तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा खर्चा होता है फिल्म को हायर करने का, जो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दे रहे हो तो उसके साथ, बट ऑब्वियस है हमारा कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा जिससे पैसा पे किया, वहां से चेक हो जाएगा। ठीक है। एडवांस पे किया डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो भी बकायदा एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया वो अपन चेक कर लेंगे। और अगर बच्चों वहां पे कोई रेस्टोरेंट या उसकी भी इनकम है तो रेस्टोरेंट वाले के साथ हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हमको चेक कर लेना चाहिए। तो सिंपल तरीका है कि मूवी हॉल का अगर ऑडिट करना है तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोगों। अब स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे हमने कहा कि भाई जैसे हायर परचेज की एंट्री है। ठीक है, हायर परचेज एंटिटी है तो उसके लिए क्या करना, तो ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा हायर परचेज एग्रीमेंट राइटिंग में और ऑल पार्टीज के साइन है। हायर परचेज एग्रीमेंट में कुछ चीजें क्लियर लिखी हुई है, हायर परचेज प्राइस कितनी, कैश प्राइस कितनी, इंटरेस्ट कितना ले रहे हो, बराबर से डेट जिस दिन एग्रीमेंट किया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, गुड्स क्या है बच्चे लोगों, ये सब एग्रीमेंट से ही पता लगेगा। एंश्योर करना कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो रेगुलर बेस पर एग्रीमेंट के हिसाब से रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। कॉमनली ऑडिटर इन चीजों को चेक करने वाला है ऑडिट का। अब बच्चों लीजिंग कंपनी, मतलब आप देखो छोटे छोटे पॉइंट है तो बहुत फटाफट से आप लोग रिवीजन मेरे साथ कर पा रहे हो। लीजिंग कंपनीज हमारी जो है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज, लीजिंग, फाइनेंशियल लीज है कि ऑपरेटिंग लीज में काम कर रहे हो भाई, आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या कहता है। फिर बच्चे लोगों क्रेडिट एनालिसिस कैसे पता करते हो, क्योंकि आप लेसी को उधार दे रहे हो, है ना। लीज एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा, प्रपोजल फॉर्म जो आया होगा वो चेक करना पड़ेगा। फिर बच्चों इनवॉइस जो क्रिएट किया
उसके अलावा एग्जामिन द एक्सेप्टेंस लेटर ऑब्टेन फ्रॉम द लेसी, अपने को जो मिला इसके लिए जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा उसका कॉपी अपने को देख लेना चाहिए। फिर इंश्योरेंस करवा रखा होगा बच्चों तो इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करो बराबर से। अब दो तरह की लीज का हमारा डिफरेंस होता है, आप लोग सब जानते हो बच्चों। कॉमन एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग लीज की बात की जाए तो जहां आपने कोई सामान जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफी डिस्पेंसर ये सब लीज पे दिया। फाइनेंस लीज में बच्चे लोगों प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ऑफिस बिल्डिंग ये सारी चीजें लीज पे जाती है। अब ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप जो होती है वो रिमेन्स लेसर के पास ही रहती है, लेसी के पास नहीं रहती है बराबर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी बराबर। ओनरशिप ट्रांसफर एट द ऑप्शन ऑफ द एंड ऑफ लीज पीरियड विद द लेसीज, कह सकते हैं टाइटल मे और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर। ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो रखना चाह रहा है कि नहीं रखना चाह रहा है, लीज पीरियड के एंड में पता लगेगी। ऑपरेटिंग लीज को जनरली हम रेंटल एग्रीमेंट की तरह लेते हैं, इसको हम लोग बाकायदा लेते हैं लोन एग्रीमेंट की तरह से लेते हैं कि हमने सामने वाले को लोन दिया है, ठीक है। परचेज ऑप्शन है, इसमें सामने वाले के पास अंडर ऑपरेटिंग लीज द लेसी डज नॉट हैव एन ऑप्शन टू बाय द एसेट। भाई तुम ये जो हमारा प्रोजेक्टर कंप्यूटर ले रहे हो ये खरीदने का ऑप्शन नहीं है, ये वापस करना पड़ेगा आपको एक टाइम पीरियड के बाद में। इसमें उसके पास खरीदने का ऑप्शन है, चाहे तो खरीद ले। लीज का टर्म, इसमें बच्चों लोगों लीज टर्म जनरली एक्सटेंडेड टू लीज देन 75% ऑफ द प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ही होता है, तो टर्म रहता है। इसमें मोर देन और इक्वल टू एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इक्वल लाइफ ऑफ एसेट रहता है कि कितने टाइम तक लीज चलेगी। खर्चे बच्चों लेसी इसके अंदर जो भी नॉर्मल वगैरह एक्सपेंसेस होंगे वो लेसी पे करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए रजिस्ट्रेशन रिपेयर के तो वो सारा हमारा लेसर बियर करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें लेसी जनरली बियर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, टैक्सेस सारे लेसी ही बियर करने वाला है। इसमें ऑपरेटिंग लीज इज ए गुड एज रेंटिंग लीज पेमेंट है तो नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम बाय द लेसी। इसके अंदर आप दोनों चीजें इंटरेस्ट, मतलब इसमें आप खाली इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो एक्सपेंसेस की तरह से, डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी एसेट ही नहीं है। इसमें आप दोनों चीजों को क्लेम कर सकते हो टैक्स पर्पज से। तो नॉर्मली इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के बीच का डिफरेंस बताइए, दोनों क्या होता है बच्चों, तो ये अपने को लिख करके आ जाना चाहिए, सिंपल सा हमारा तरीका है, ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट आया, होटल का ऑडिट कैसे करोगे, वो सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, नॉर्मल अगर बात करो ना तो सारे पॉइंट लिख सकते हो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पहले तो देख लेना चाहिए, इनकम्स को लेकर के प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका है कि नहीं है। अब बड़ी इनकम होती है बच्चों रूम सेल और हॉल बुकिंग, सबके लिए आपके पास में रजिस्टर मेंटेन है, बुकिंग रजिस्टर मेंटेन है, रिसिप्ट मेंटेन है, वो सब देख लेना चाहिए। इन्वेंट्रीज में बच्चों फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग के टाइम में आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया है हर क्वेश्चन में ऐसे 501 के पॉइंट लगा दो ना आप, सिंपल है। अच्छा, फिक्स एसेट को अगर चेक करना हो बच्चे लोगों तो फिक्स एसेट चेक करने का तरीका क्या रहेगा, हमको सीधा सीधा सा मतलब फिक्स एसेट अगर चेक करनी है तो रजिस्टर चेक करो फिक्स एसेट्स का, टाइटल डीड चेक कर लेनी चाहिए बच्चे लोगों, और फिजिकल वेरिफिकेशन हमको कर लेना चाहिए, सिंपल सा तरीका है। अब लेबर अगर चेक हो रही है तो लेबर का कोई ना कोई रजिस्टर मेंटेन होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमने डेली बेसिस के ऊपर कैजुअल लेबर बुलाई है तो उसके लिए जो भी हमारा कैश बुक होगा उससे हमको आइडिया लग जाएगा कितना पेमेंट किया है, सब मन से लिखने के पॉइंट है बच्चों। अब कई बार हमारे होटल की बुकिंग ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी होती है, तो जो भी अमाउंट उनके साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है बच्चों, उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कितना उनके साथ हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना उनको हमने कमीशन पे किया है, कितना एडजस्टमेंट किया है, वो सब चीजें भी ऑडिटर को चेक करनी चाहिए। अगर वो होटल का ऑडिट कर रहा है बच्चों, सिंपली अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहुंच गए बच्चे लोगों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर ऑडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे कुछ बहुत खास पॉइंट बने हुए हैं, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आया बच्चों, ऑडिटर की क्या क्वालिटी रहेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट वो बंदा भी कर सकता है जो सीए नहीं हो लेकिन गवर्नमेंट डिप्लोमा कर रखा हो कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, या ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ऑडिट करता हो, मतलब खाली सीए होना जरूरी नहीं है। कोऑपरेटिव अकाउंट्स में बच्चे लोगों जिसने डिप्लोमा कर रखा होगा वो भी कर सकता है ऑडिट। उसके अलावा बच्चे लोगों ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है वो भी कर सकता है, ठीक है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सिंपल बात है। बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड जो भी होंगे बच्चों उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल फ्रेम करेगी, उसके हिसाब से बुक्स और अकाउंट्स वगैरह उसको बनानी और रखनी है, ठीक है। कोई भी मेंबर सोसाइटी का अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर मेंबर हो तो बात अलग है, कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर और द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग ₹1000,
कोई भी शेयर होल्डर, अगर बच्चों रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी सोसाइटी की शेयर होल्डर है तो बात अलग है, उसके अलावा कोई भी मेंबर बच्चे लोगों या तो 1,000 रुपए वैल्यू वाले या टोटल नंबर ऑफ जितने शेयर हैं उसके 20% से ज्यादा शेयर वो हेल्ड करके नहीं रख सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन क्या है? कोई भी लोन अदर देन मेंबर को प्रोवाइड नहीं करेगा। बोरोइंग्स के ऊपर क्या है? रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल एक्सेप्ट लोन एंड डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट मेंबर, लेकिन उसके लिए आपको बायलॉज फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी लेना भी मेंबर से, देना भी मेंबर को है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो आप सोसाइटी, जो भी सेक्शन 32 की जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रल एक्ट की, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा नहीं कि भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सब कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट कमाओगे बच्चे लोगों, वो प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हो। यस, रजिस्टर्ड सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार कंट्रीब्यूट कर सकती है कि अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व और एनी चैरिटेबल पर्पस। मतलब जितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है कंपनी के बायलॉज के हिसाब से वो तो करना ही है, उसके अलावा मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 10%, मैक्सिमम प्रॉफिट के 10% का ये चैरिटेबल पर्पस के लिए भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, सोसाइटी में यूज द रिजर्व फंड जो ऊपर बना के रखा है इन द बिजनेस ऑफ अ सोसाइटी एज अ वर्किंग कैपिटल, उसको काम कर सकते हैं, चाहे तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एवरी सोसाइटी शेल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड ऑफ स्टेट फेडरल सोसाइटी एट द एप्रोप्रिएट रेट एज पर क्लास ऑफ सोसाइटी। ये कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा बना हुआ, जैसे मुंबई के अंदर है ये, कि भाई आपको हर सोसाइटी को एजुकेशनल फंड जो बना हुआ है स्टेट फेडरल सोसाइटी का, उसमें एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो डोनेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ भी समझो बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्पेशल फीचर क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब ऑडिट करोगे बच्चों, जो दिमाग में रखना है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आया कि भाई ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, किस तरह की सोसाइटी है डिस्कस करना। अच्छा, इसमें क्या करना है बच्चों, यहां से चलते हैं अपन लोग, अडेरेंस ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ प्रिंसिपल बने हुए रहते हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स बना हुआ है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों को मेंबर्स का रजिस्टर जो है या उनकी जो पासबुक है वो देखनी पड़ेगी। फिर बैड डेब्ट का सर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है, स्पेसिफिक रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार अगर कोई सबमिट की है, कोई ओवरड्यू इंटरेस्ट हो गया है मेंबर्स का बच्चों को देखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन करना ओवरड्यू डेब्ट जो हो गए जिनका टाइमली पेमेंट नहीं हुआ है। और उसके अलावा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट कैसी बनेगी उसको लेके मैनेजिंग कमेटी से हमारा डिस्कशन रहेगा। ये स्पेशल फीचर्स बच्चे जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं जो अपने को मेनली ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। सिंपल पॉइंट हो गया बच्चे लोगों। अब हमारे पास में आता है, हमारे पास मल्टी स्टेट, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या बोला है वो है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन फॉर, समझना। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन होगी, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल एंड परचेज, एसेट एंड लायबिलिटीज आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड, जैसे अपनी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है सिंपल वही, पैसे का इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी, परचेज, सेल। उसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट, लेबर, मटेरियल वगैरह का जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है वो ऑडिट कौन करेगा बच्चों, यहाँ पे सीए कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। वहां पे तो कौन हो सकता था, सीए या कोऑपरेटिव सोसाइटी की इसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट करने वाला, या जिसने कोऑपरेटिव में डिप्लोमा किया हो, लेकिन यहाँ सिर्फ सीए। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 1 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट एजीएम तक काम करेगा बच्चों। उसके बाद में सब्सिक्वेंट एजीएम में हर बार ऑडिटर अपॉइंट होता रहेगा, ठीक है। ईच एजीएम, यहां 5 ईयर वाला सिस्टम नहीं है, पर ईयर वाला सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे स्पेशल ऑडिट के पावर दे सकती है दैट द अफेयर्स, अगर उनको लग रहा है कि आप कमर्शियल नॉट मैनेज इन अकॉर्डेंस प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही है या इस तरीके से काम कर रही है जो इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ, या उस बिजनेस जिस पर्टिकुलर जगह आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है, या कहीं ना कहीं जो कंपनी की सोसाइटी की सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चों, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट का पावर दे सकती है कि यार करो। तो पहला नंबर जहां कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सेकेंड नंबर जहां पे इंडस्ट्री या बिजनेस को आपके होने से नुकसान हो रहा है, या जहां पे लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या सॉल्वेंसी को नुकसान पहुंचता दिख रहा है,
वहां पे बच्चों गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑडिट करेगी। अच्छा, कई बार इंक्वायरी और इंस्पेक्शन भी हो सकता है बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम कोई फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खुद ने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, या अ क्रेडिटर और नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड। अ क्रेडिटर मतलब अकेला क्रेडिटर भी, या 1/3 ऑफ द मेंबर एटलीस्ट ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इंक्वायरी करवाओ हमारे सोसाइटी के वर्क की, या 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। से ये फर्क क्या है बच्चों, समझना। ऊपर पढ़ा था क्रेडिटर या 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के मेंबर की बात हो रही है, और यहां जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी उसके 1/5 की बात हो रही है, 20% करीब हो गया। अगर ये अप्लाई करें तो फिर यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है कि यार इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है। बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से अगर ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो अब यहाँ पावर्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे बच्चों ऑडिटर के। every auditor society shall have a right to access all times of books of accounts को हम देख सकते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने के अलावा बच्चों इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। क्या इंक्वायरी कर सकते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के कि प्रॉपर सिक्योरिटी रखी है कि नहीं रखी है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन आपने किए वो कंपनी के सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं कर दिया। भाई सोसाइटी में हम क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहला जो लोन एडवांसेस दिए वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं है। सेकंड नंबर हमारा पॉइंट क्या आया बच्चों, कहीं जो एंट्रीज हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हैं, क्या कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंडिचर में तो नहीं डाल दिया। ये सब चीजें बच्चों अपने को पूछनी पड़ेंगी, अपने को ध्यान में रखना है। अब ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में क्या होगा, इन केस ऑफ बैलेंस शीट अगर है तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो होना चाहिए, अपने को पता ही है। बराबर से इन केस ऑफ पीएनएल अगेन बच्चों दोनों के लिए बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों में अपना एक ही पॉइंट जाएगा कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। अब इसमें कुछ पॉइंट और देख लो बच्चे लोगों, वेदर ही हैज ऑब्टेन, जो अपन नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं कि भाई सारी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो गई है टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ, ही हैज ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोसाइटी जो है प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स केप्ट कर रही है। Whether the report on the accounts of any branch office audited by person other than multi-state cooperative society has been forwarded to him. अगर हमारी किसी ब्रांच की किसी और ने ऑडिट की है तो कॉपी हमारे पास में आ गई है, और जो भी बैलेंस शीट एंड पीएनएल लॉस अकाउंट डेल्ट बाय द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अपन नॉर्मल कंपनीज में भी पढ़ते हैं बच्चों कंपनी ऑडिट में भी, कि जो प्राइमरी बुक्स है वो फाइनल बुक्स के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में मैच कर रही है। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ऑडिटर यहां पे किन चीजों को कंसीडर करेगा वो समझिएगा। सबसे पहला जो मैंने शुरू से आपको कहा था, सबसे पहले सोसाइटी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चेक करो। उसके अलावा क्या इनका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, कहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में तो नहीं हुआ है। ये असरटेन करना रजिस्टर्ड टैक्स अथॉरिटीज के पास में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या टैक्स मतलब इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सीन है तो वो देखो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं है बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सोसाइटी आर रीइन्वर्स बाय द, अगर सोसाइटी कोई भी पैसा खर्च कर रही है तो क्या डोनर उसको रीइंबर्स करते हैं क्या, ठीक है। उसके अलावा असर्टेन अगर कोई इंक्वायरी रजिस्ट्रार ने हेल्प किया क्या, असर्टेन वेदर सच एक्सपेंडिचर और वेस्ट वाज caused in consequences of breach of trust। तो ये सारी चीजें बच्चे लोगों यहाँ पे ऑडिटर इन सारी चीजों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब ऑडिट करेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो सब कंसीडर करने वाला है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से हमारा पॉइंट था। फिर देखिए बच्चे लोगों यहाँ पे ऑडिटर क्या असर्टेन करने वाला है, वो मेरे साथ पॉइंट को देखिएगा। लास्ट में जाकर के क्या चीज बोली है बच्चों इन्होंने, एकदम सिंपल सी चीज बोली है, और वो भी किसके लिए, लास्ट पॉइंट हमारा आ गया ऑडिट ऑफ ट्रस्ट के लिए। वैसे तो ट्रस्ट अलग से बच्चों इतना हम लोग पढ़ चुके यार, एनजीओ वगैरह की ट्रस्ट को अलग से पढ़ने की वैसे जरूरत थी नहीं। वेदर अकाउंट्स रेगुलर मेंटेन होते हैं, रिसिप्ट और डिसबर्समेंट जो है वो प्रॉपर होता है। बराबर से भाई ट्रस्ट के अंदर कैश बैलेंस और वाउचर जो है वो मैनेजर की कस्टडी में रहते हैं। मूवेबल और इमूवेबल के रजिस्टर्स आपने प्रॉपरली मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। वेदर एनी प्रॉपर्टी और फंड ऑफ द ट्रस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट और पर्पस के लिए ही यूज आ रही है बच्चे लोगों, ठीक है। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर अगर है, एंड द अमाउंट राइट ऑफ, भाई कितना ऐसा अमाउंट है जो इसको आउटस्टैंडिंग को 1 साल से ज्यादा हो गया, कितना अमाउंट आपने राइट ऑफ किया, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज कितने हैं वहां पे, वो भी अपने को देखने पड़ेंगे।
वेदर द मीटिंग्स रेगुलर बेस पे कितनी हो रही है बच्चे लोगों, मिनट्स बुक अपने को यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो अपने को चेक कर लेना चाहिए। उसके अलावा क्या वेदर एनी ऑफ द ट्रस्टी हैज एनी इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, भाई क्या किसी ट्रस्टी का कोई हैज एनी इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रस्ट के अंदर, उसका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्या, या एनी ऑफ द, भाई कई बार क्या होता है ना कि भाई कोई भी ट्रस्ट के अंदर कोई पैसा कहीं पे जहां पे ट्रस्टी है उसके फायदे के लिए लग रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का डेटर या क्रेडिटर तो नहीं है बच्चों, ये सब चीजें अपने को बेसिकली चेक करनी पड़ेंगी अगर आप किसी ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हैं तो आप देखो बच्चे लोगों, बहुत सुपर फास्ट तरीके से हमने क्या कर लिया, सारा का सारा एक बार रिवीजन लगा लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट एंटिटीज का हम ऑडिट कैसे करने वाले हैं, जिसमें सारे के गवर्नमेंट ऑडिट से लगा करके ट्रस्ट तक के जितने पॉइंट है, इधर एलएलपी हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हॉस्पिटल हो, या फिर मूवी हॉल हो, स्कूल हो, हमने सबके ऑडिट को एक बार बढ़िया तरीके से बच्चे लोगों को यहां पे कर लिया है रिवाइज बराबर से, ठीक है। तो होप सो कि ये जो फास्ट रिवीजन है इससे आपको पॉइंट्स फटाफट 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 से रिकॉल हो जाएंगे और आप लोगों की बढ़िया तैयारी बच्चों यहां पे हो जाएगी। चलिए जी, तो ये था आज का हमारा सेशन, होप सो कि पसंद आएगा। क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चे लोगों। फिर आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा।